तो चलो आज बात करेंगे हीम कैटाबॉलिज्म की। आज का जो टॉपिक जो लेक्चर है वो है हीम कैटाबॉलिज्म। जब एक आरबीसी बिल्कुल पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, जिसको हम सेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। सेंसेस या जब हमारे रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे आरबीसीज है, जब हमारे आरबीसीज की जो लाइफ स्पैन है, नॉर्मल लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 डेज होता है, ठीक है। तो जब ये आरबीसी बिल्कुल ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो ये आरबीसी इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सुप्लीन है या हमारा जो ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जाती है ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो ये जो आरबीसी होते हैं, ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, और वहां से हीमोग्लोबिन, जिनकी हमें पता है जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। इस आरबी जैसे कि मैंने यहां पे शो करता हूं मैं, ये एक आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल। तो ये जो रेड कलर का मैंने यहां पे शो किया है, ये मानो आप हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, एचबी, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब यहां पे ये आरबीसी जब किस में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो कि हमारा लिवर है, सुप्लीन है और बोन मैरो है, वहां पे ऑपरेट होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, या मोनोसाइट मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वहां पे ये जो आरबीसी है इसका तोड़ फोड़ हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन ओल्ड आरबीसी का, ठीक है, ओल्ड आरबीसी। अब जब ये आरबीसी इसका तोड़ फोड़ हुआ किसमें, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, तो वहां पे ये हीमोग्लोबिन जो यहां पे एचबी है, ये हीमोग्लोबिन बाहर आता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हमें पता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं। अगर ये एचबी है, इसमें दो पार्ट्स है, ठीक है, इसमें पिगमेंट पार्ट है और प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। एक तो है इसमें हीम, दूसरा है ग्लोबिन, उसी से बनता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीम होता है ये पिगमेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इसी हीम में, इसी में आयरन होता है, ठीक है, एक लिगैंड होता है, पॉरफायरन भी होता है इसमें, ठीक है। उसमें ये हीम, इस हीम का हम आज हीम कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, अब ये दो पार्ट्स का बना है। इसमें हीम पार्ट है जो कि एक पिगमेंट पार्ट है, जिससे हमारे ब्लड को यहां पे रेड कलर है इसी हीम की वजह से, और ग्लोबिन पार्ट ये प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। चलो यहां पे लिखूंगा मैं पिगमेंट, ठीक है, यहां पे जो ग्लोबिन है ये है प्रोटीन पार्ट। अब ये जो ग्लोबिन है, ये जो हीम है, इसका हमें पढ़ना है आज कैटाबॉलिज्म। लेकिन ये कहां पे होता है, हमारा जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें, या मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम भी बोलते हैं उसको, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेंसेस है यहां पे, ठीक है, ओल्ड आरबीसीज, यहां पे मैं इरेज करूंगा। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम, या हम लिखेंगे यहां पे, और रेटिकुलो, आजकल हम बोलेंगे रेटिकुलो
रेटिक्यूलो एंडोथीलियल, रेटिक्यूलो रेटिक्यूलो एंडोथीलियल एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम या मोनोन्यूक्लियर फाइब्रोसाइट सिस्टम, ये सिस्टम हमारे जो लिवर है, बोन मैरो है, ठीक है, और हमारा मेनली सुप्लीन, ठीक है। तो कहां पे ऑपरेट होते हैं सिस्टम? एक तो सुप्लीन, लिवर और बोन मैरो। तो वहां पे क्या होता है, ये जो इसमें जो मेन सेल होती है वो होती है मैक्रोफेज। क्या होती है? मैक्रोफेज। यहां पे मैं दिखाऊंगा। इस सिस्टम की मेन सेल जो होती है वो होती है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज या फाज, आपकी मर्जी, आप क्या क्या बोलेंगे, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। मैक्रोफेज या मैक्रोफेज, ये जो होता है ये मेन सोल्जर होता है इसमें, किसमें? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। मैक्रोफेज या मैक्रोफेज ये खुद डिराइव होती है किससे? मोनोसाइट से। मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट, जो ब्लड मोनोसाइट होती है वहां से डिराइव होती है। और एक सेकंड, मोनोसाइट और लीनेज कमिटेड प्रोजेनिटर सेल से। मोनोसाइट और लीनिएज कमिटेड प्रोजेनिटर सेल, इन दो से, ठीक है। जो ये लीनिएज कमिटेड प्रोजेनिटर सेल है ये प्लुरिपोटेंट, ये जो हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल्स होते हैं, ये स्टेम सेल है, ठीक है। यहाँ पे स्टेम सेल्स में आता है स्टेम सेल। और ये जो मोनोसाइट है इन दो से, ठीक है, मोनोसाइट और लीनिएज कमिटेड प्रोजेनिटर सेल, इससे डिराइव होती है मैक्रोफेज, ठीक है। ये मैक्रोफेज फिर रेजिडेंट बन जाती है। ये जो मैक्रोफेज है उसके बाद ये चली जाती है अपनी जगह पे। इसको किस स्पेसिफिक जगह पे, किस स्पेसिफिक प्लेस पे जाना है, प्रॉपर प्लेस पे, तो उसी हिसाब से इसका नाम भी पड़ता है, ठीक है। ये जो यहाँ से मैक्रोफेज बनी, इस मैक्रोफेज को स्पेसिफिक जगह पे जाना होता है, ठीक है। इसको अलग अलग पता होता है इसको कहां पे, ये इसका रेजिडेंस कहां पे है, ठीक है। अगर ये मैक्रोफेज कहां पे, अगर ये लेट्स सी डिफरेंट विद डिफरेंट कलर, इफ दिस मैक्रोफेज गोज एंड रिजाइड्स इन सुप्लीन, ओके, अगर ये सुप्लीन में आई देन इट विल बी सुप्लीनिक मैक्रोफेज, सुप्लीनिक सुप्लीनिक मैक्रोफेज, ठीक है। अगर लिवर में, अगर यही मैक्रोफेज लिवर में गई तो कफर सेल, कफर सेल के नाम से। अब अगर ये मैक्रोफेज कहां पे चली बसी रहने के लिए? बोन मैरो में, ठीक है। अगर ये बोन मैरो में गई, इनसाइड बोन के जो मैरो होता है वहां पे इसने अपनी रेजिडेंस दिखाई, फिर गोज टू द बोन मैरो एज अ रेजिडेंट, देन दिस मैक्रोफेज ऑफ द बोन मैरो विल बी कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्टिस। ऑस्टियोक्लास्टिस, एज यू नो देयर जॉब इज टू बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है।
इनका जैसे जहां पे लिखेंगे इनका काम होता है बोन रिजॉर्प्शन भी, ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन। चलो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए। चलिए नाउ अब जो ये स्टेम सेल यहाँ पे है लीनिएज कमिटेड प्रोजेनिटर सेल, जब हमारा जो आपने शायद इसमें मुझे होगा कोई लेक्चर वहां पे हिमेटोपोइसिस, ठीक है, या जो ब्लड सेल फॉर्मेशन का अगर वीडियो होगा मुझे भी याद नहीं, मैंने बनाया है कोई, वहां पे ये जो स्टेम सेल है वही एक कमिटेड स्टेम सेल होती है जिसको हम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं, जहां से सारी सेल्स निकलते हैं। वही से एक क्लास एक है लीनिएज कमिटेड प्रोजेनिटर सेल, ये एक स्टेम सेल है और ये मोनोसाइट से डिराइव होता है मैक्रोफाज, और उसके बाद ये मैक्रोफाज कहां चली जाती है, अलग अलग इसकी रेजिडेंसी है। इट गोज टू द सुप्लीन एज अ रेजिडेंट एंड इज नोन एज suplinar macrophage. When it goes to the liver as a resident, it is known as Kupffer cell. When it goes to the bone marrow as a resident, it is known as osteoclastis. And one of the main function of the osteoclastis is bone resorption. So, अब ये जो है यही मैक्रोफेज जो होता है यही ब्रेक डाउन करता है किसको, इस आरबीसी को, ठीक है। मैक्रोफेज के अंदर ब्रेक डाउन होता है आरबीसी को, वहां पे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे अब ज्यादा डिटेल उतना नहीं जानने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो आरबीसी ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस आरबीसी में आप यहाँ पे मानो कि एचबी हीमोग्लोबिन होता है। अब जो हीम है आज हमें इसी का कैटाबॉलिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज है इसके अंदर इसका ब्रेकडाउन डिग्रेडेशन होता है किसका, हीम का, मतलब ये ना आरबीसी का, वहीं से इसका यहाँ पे फिर जो ये कैटाबॉलिज्म हम हीम का पढ़ेंगे, ठीक है, वहीं से जो ग्लोबिन पार्ट होता है यहाँ ये हीमोग्लोबिन का और हीम पार्ट होता है। ग्लोबिन पार्ट जो होता है ये जाता है वापस रिसाइकल होके, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड जो होते हैं अमीनो एसिड्स, ये वापस अमीनो एसिड पूल में जाता है। इसका जो ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स और वापस रिसाइकल होता है, वापस इस्तेमाल किया जाता है फिर से यही हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम हीम की, ठीक है, हीम की कैटाबॉलिज्म की। तो ये जो हीम होता है असल में ये एक लिगैंड मॉलिक्यूल है। इसमें जो होता है इसमें पिगमेंट होता है, ठीक है, हीम जो ऑलरेडी पिगमेंट है, पोरफाइन रिंग होती है। ये जो एक टेट्रापाइरोल मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं, ये जो हीम होता है, ठीक है, इस हीम में इसका जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जहां पे एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज जो होता है ये NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है। ये जो हीम ऑक्सीजनेज है ये NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है, ठीक है। अगर यहां पे ये मानो ये हीम है, ठीक है, ये यहां पे हीम मॉलिक्यूल, सॉरी, ये मानो यहां पे अब हीम है ये, ठीक है, हीम है। तो यहां पे इसको अटैक करेगा कौन, यही एंजाइम जो NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेज यहां पे अटैक करेगा हीम ऑक्सीजनेज, ठीक है। यहां पे ये मॉलिक्यूल है हीम। तो यहां पे जो है हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम
ये एंजाइम और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो कि NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है ये हिमोक्सिनेज, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इसको ये ब्रेक डाउन करता है फर्स्ट एंड सेकंड पाइरोल पे, ठीक है। इसको किसको, हीम को, हीम को जो हीम ऑक्सीजनेज है ये अल्फा मिथिन ब्रिज, अल्फा मिथिन ब्रिज या अल्फा मेथिनिल ब्रिज, यहां पे इसको ये ब्रेक डाउन करके इस अल्फा मेथिन ब्रिज और यहाँ ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पाइरोल, फर्स्ट एंड सेकंड पाइरोल पे, फर्स्ट एंड सेकंड पाइरोल पे इसको क्लीव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो हीम होता है इसका ब्रेकडाउन क्लीव होता है और ये होता है किसमें कन्वर्ट, यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ हीम ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पे फिर होता है बिलिवर्डिन में, ठीक है, बिलिवर्डिन में कन्वर्ट, कौन, ये हीम बिलिवर्डिन में, जो कि ग्रीन कलर कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर पाइरोल है ये, यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पाइरोल में, ठीक है, लीनियर पाइरोल में यहाँ पे क्या होता है, टेट्रापाइरोल मॉलिक्यूल लीनियर पाइरोल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जो कि यहाँ पे है क्या, बिलिवर्डिन, 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 ठीक है। अब हुआ यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक तो इस हीम ऑक्सीजनेज के दौरान यहाँ पे ये एक वाहिद एंडोजेनस रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ये हीम ऑक्सीजनेज आया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इस हीम को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पाइरोल पे क्लीव किया, लेकिन यहाँ पे एक तो फेरासान Fe2 पॉजिटिव और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो चीजें भी यहाँ पे निकलते हैं, और बिलिवर्डिन, एक तो फेरस आयन और कार्बन मोनोऑक्साइड और बिलिवर्डिन यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिलिवर्डिन रिडक्टेज और एक साइटोसोलिक एंजाइम NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज करेंगे, अब जो ये बिलिवर्डिन है, ठीक है, बिलिवर्डिन यहां पे हम लिखेंगे अब बिलिवर्डिन, चलो इसी कलर से लिखते हैं। ये जो बिलिवर्डिन है, ये जो यहां पे बना और क्या बना, ऊपर यहां से Fe2 पॉजिटिव और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो बिलिवर्डिन है और एक साइटोसोलिक एंजाइम होता है बिलिवर्डिन रिडक्टेज, ये जो होता है ये एक साइटोसोलिक एंजाइम है, ठीक है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, साइटोसोलिक एंजाइम जो ये सेल होती है उसके साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहां पे ये भी NADPH डिपेंडेंट एंजाइम होता है, ठीक है, कौन, बिलिवर्डिन रिडक्टेज। ये क्या करता है काम, यहां पे जो ये पाइरोल 3 जो होता है और 4 अल्फा मिथिन, सॉरी ये पसीना बता रहा है, मिथिन ब्रिज जो होता है
इसको यहाँ पे थर्ड और फोर्थ नेशनल ब्रिज में कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करता है, इस बिलिवर्डिन को। ये बनता है फिर यहाँ पे बिलिरुबिन, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन मॉलिक्यूल बनता है अल्टीमेटली, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है फिर, बिलिरुबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो बिलिरुबिन है, ठीक है, जो यहाँ पे बना, ये है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। क्या है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या UCB। यहां पे ये होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या UCB। ये हमारी सेल्स जो होते हैं उसके लिए टॉक्सिक है। ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉट वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है और होता है टॉक्सिक। क्या होता है? टॉक्सिक टू सेल्स। क्या हमने पढ़ा? थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे। यहां पे हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीम जो है, हीम पिगमेंट, इसको क्लीव करता है यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड पायरोल पे, ठीक है। अल्फा मिथाइल ब्रिज जो होता है यहाँ पे, अल्फा मिथाइल ब्रिज, इसको ब्रेक करके क्लीव करके किस में करता है, हीम को कन्वर्ट लीनियर पायरोल मॉलिक्यूल बिलिवर्डिन में, लीनियर पायरोल मॉलिक्यूल बिलिवर्डिन में, विद द रिजल्टेंट प्रोडक्शन ऑफ Fe2 positive ferrous ion and carbon monoxide. It is the only reaction where carbon monoxide is produced, and when it gets converted into biliverdin, then after that what happens, this biliverdin reductase comes. Biliverdin reductase is another enzyme which is NADPH dependent reaction here, NADPH dependent enzyme, and it is a cytosolic enzyme present in the cytosol. This converts bilirubin, this converts this biliverdin into bilirubin. But how this methynyl bridge or methyl bridge, it gets converted into 3,4-methynyl bridge, and this is reduced to production of this bilirubin, which is an unconjugated bilirubin, and this is toxic and not water soluble. ये जो bilirubin यहाँ पे बना, biliverdin से बना bilirubin with the help of biliverdin reductase, ये unconjugated bilirubin है जो कि toxic और water soluble नहीं होता है, ये बन जाता है, ठीक है। तो आज थोड़ा इतना ही, इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे क्योंकि आज थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका, तो मुझे असल में सोच रहा था पूरा करूं लेक्चर बराबर, लेकिन काफी पसीना आ रहा है, तो आई कांट टॉलरेट दिस, आई एम सॉरी। नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, यहाँ थोड़ा गर्मी ज्यादा है, इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा। इसको चैनल को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।